ये पहली बार था जब विराज का सामना एक ऐसे दुश्मन से हो रहा था जिसके बारे में विराज को कोई खबर ही नहीं थी। विराज जानता ही नहीं था कि उसका मुकाबला किससे हो रहा है। क्या कोई अंदर का ही आदमी है या फिर कोई बाहर वाला। लेकिन उस समय मुंबई शहर में विराज से ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं था। तो ऐसे में विराज के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी और विराज अनसीन आर्मी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आप लोगों को याद होगा कि विराज और उसकी पूरी पलटन कुछ दिनों तक राणेजा बिल्डिंग में ही ठहरी थी, क्योंकि जिंदल परिवार की स्पेशल फोर्स को आने में थोड़ा समय लगा था। लेकिन उनके आने के बाद भी विराज के लिए प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई थी। विराज ने सबसे ज्यादा बॉडीगार्ड्स शालिनी को दिए थे, लेकिन उनके होते हुए भी स्कूल जाते समय शालिनी पर हमला किया गया। हालांकि उस हमले में शालिनी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नताशा के लिए यह हमला करवाना इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उस लड़के ने पूरी तरह से नताशा का साथ दिया। उन आईटी चिप्स की वजह से नताशा को विराज और उसकी पलटन की पल पल की खबर रहती थी। हालांकि जिंदल परिवार की स्पेशल फोर्स के सामने नताशा की फोर्स कुछ भी नहीं थी और उसके बाद वो और हमला नहीं कर सकती थी। इसीलिए नताशा ने अपने जिंदल परिवार के कुछ बूढ़े लोगों की मदद ली और एक नए प्लान के साथ बाहर आई। नताशा जिंदल को जिंदल परिवार के कुछ बूढ़े लोगों का भी खुला समर्थन था, जिन्होंने विराज को 3 साल में 10 गुना ज्यादा पैसा कमाने की मांग रखी थी। विराज धीरे धीरे बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ रहा था और इससे नताशा की बेचैनी भी बढ़ रही थी। इसीलिए नताशा ने अगला निशाना विराज की मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पर लगाया, जहां अननेचुरल तरीके से एक लड़की की मौत हुई और उसका सारा इल्जाम विराज की मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पर लगा। इस मैटर ने भी विराज की नींद हराम कर दी थी, क्योंकि विराज की रेप्यूटेशन थोड़ी खराब हो गई थी। न्यू रजिस्ट्रेशंस बंद हो गए थे और वो पुराने वाले आ नहीं रहे थे। इसीलिए मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पूरी तरह से घाटे में जा रही थी और इससे नताशा बहुत खुश थी। लेकिन एक बार फिर से विराज इस मुश्किल से बाहर निकला। मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पर लगा वो इल्जाम गलत साबित हुआ और नताशा का ये प्लान भी फेल साबित हुआ। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे नताशा ने एक तरफ से विराज पर काबू पा लिया है। लेकिन जब अगले ही पल विराज की फिर से जीत हुई तो नताशा के लिए ये हजम करना बहुत ही मुश्किल था। इतना सब कुछ देखने के बाद नताशा विराज की मेंटल एबिलिटी और उसकी बैक स्ट्रेंथ को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। इसीलिए नताशा ने एक और खेल रचा और उसमें भी वो पूरी तरह से कामयाब रही। हैदर, नाम तो सुना ही होगा, मुंबई शहर का पर्सन इंचार्ज और जिंदल परिवार का खास आदमी मोहम्मद हैदर रिजवी, जिसके विराज के साथ काफी गहरे रिश्ते थे। भले ही हैदर की बेटी के साथ विराज की कई बार तू मैं हुई और एक बार तो सारी हदें भी पार हो गई, लेकिन उसके बाद भी विराज और हैदर के रिश्तों में कभी कोई दरार नहीं आई थी। जब से जिंदल परिवार ने विराज को रोजवुड यूनिवर्सिटी में ढूंढा, तभी से विराज और हैदर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और उसके बाद तो विराज और हैदर के रिश्ते निखरते चले गए थे। विराज के हर मसले में हैदर का कंट्रीब्यूशन होता था। इतना तो तय था कि अगर हैदर नहीं होता तो विराज नताशा की किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पाता। इसीलिए नताशा की हर चाल से बचने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हैदर को जाता है। और यही वजह थी कि हैदर नताशा की आंखों में कांटा बन गया था। जब हैदर ने कॉल करके विराज को यह बताया कि मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी वाले कांड के पीछे जिंदल परिवार का ही हाथ है और वो अनसीन आर्मी भी जिंदल परिवार से ही है, तो नताशा को अपना प्लान पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। हैदर की वजह से नताशा के सारे प्लान फेल हो रहे थे और अगर हैदर जिंदा रहा तो शायद नताशा विराज को कभी नहीं हरा पाएगी। यही सोचते हुए नताशा ने हैदर का मर्डर करवा दिया और विराज को इस बारे में भनक तक नहीं लगी, क्योंकि मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी वाले कांड के बाद बहुत समय तक विराज को हैदर की जरूरत नहीं पड़ी और जब पड़ी तब हैदर का फोन बंद था। लेकिन विराज ने यह थोड़ी सोचा था कि जिस इंसान को वो कॉल कर रहा है
वो तो 1 साल पहले ही निकल चुका है। उसके बाद विराज का हैदर से कभी काम ही नहीं पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन विराज को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि हैदर अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इन सालों में विराज और शोभराज जिंदल के बीच भी बातों का सिलसिला बहुत कम हुआ था। यही वजह थी कि विराज को कभी हैदर के बारे में पता ही नहीं चल पाया। उस समय नए साल के दौरान विराज की पूरी पलटन ने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की सेल्स को बढ़ाने के लिए एक मीटिंग की थी। सभी से सजेशंस पूछे गए और सभी ने अपने अपने सजेशंस भी दिए। शुरुआत में सनी के सजेशंस पर सभी को ऑब्जेक्शन था, लेकिन सनी ने गलत क्या कहा था? अगर सेल्स बढ़ानी है तो डिस्काउंट तो देना ही होगा, जिससे से ज्यादा लोग आए और खरीदारी करें। लेकिन किसी ने भी सनी के सजेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि सभी को अपने प्रॉफिट की पड़ी थी। लेकिन बिजनेस को सही मायने में पहचानने वाला सिर्फ और सिर्फ विराज था। विराज ने सनी का खुलकर सपोर्ट किया और सनी के सजेशन के मुताबिक एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के हर आइटम पर 60% का डिस्काउंट तय किया गया। कोई भी खुश नहीं था, लेकिन ये फैसला विराज का था और उसके सामने भला कोई कुछ कैसे बोल सकता था। नए साल के दिन यकीन मानिए, एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी भीड़ तो विराज ने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखी होगी, जितनी भीड़ उसने अकेले उस दिन देखी। क्या गजब खरीदारी हुई। हालांकि विराज की पलटन को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हुआ। सनी का ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की तरफ अट्रैक्ट करने का था, जिससे से ज्यादा पब्लिक आए और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से उनका एक गहरा ब्रांड बने, जो आगे फ्यूचर में विराज की पलटन को बुलंदियों पर ले जाएगा। और वाकई में सनी का ये प्लान कारगर साबित हुआ। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मुंबई शहर में छा गया था। नए साल के बाद एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन ने कभी डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन पब्लिक के ब्रांड ने ऐसा असर किया कि छोटे बड़े सारे सुपरमार्केट एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के सामने फेल हो गए थे। 1 साल के अंदर अंदर एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से विराज को 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगा था और विराज ने इस सब का क्रेडिट सनी को दिया था। उस समय विराज और उसकी पलटन के खूब सारे बिजनेस मार्केट में चल रहे थे। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन, मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी, विजॉन पेप्सी कोला कंपनी और जल्दी विराज का 5 स्टार होटल भी फंक्शनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार था। बस कुछ फॉर्मेलिटीज एफएनबी और बार लाइसेंस की वजह से थोड़ी देर हो रही थी, लेकिन वो भी जल्दी मार्केट में आने वाला था। विराज और उसकी पलटन अपने बिजनेस से खुश थी और ऐसा लग रहा था कि अगले साल जब विराज को उसकी असेट और लिक्विडिटी पूछी जाएगी तो वो 10 गुना क्रॉस कर चुकी होगी। लेकिन उसके बाद भी विराज बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ना चाहता था। उसके पैर यहाँ रुकने वाले नहीं थे। जानवी, क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तुम इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? बिजनेस में जबरदस्त फायदा होने के बाद भी जानवी का मूड सही नहीं लग रहा था और तुरंत ही विराज ने उससे सवाल कर डाला था। पता नहीं विराज, लेकिन अचानक से उस अनसीन आर्मी का आना और अचानक से गायब हो जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अजीब सा डर सता रहा है। जानवी ने अपने दिल की बात विराज के सामने रख दी। उफ जानवी, उस बात को इतने महीने हो गए हैं और तुम अब तक लेकर बैठी हो। अब सब कुछ नॉर्मल है। हैदर ने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हें उस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये देखो कि हमें इन बिजनेस को और आगे कैसे लेकर जाना है और नए नए बिजनेस के बारे में सोचो। अपन को मुंबई का बिजनेस किंग बनने का है क्या? जिस हैदर के बारे में विराज जानवी के सामने जिक्र कर रहा था, वो हैदर भाई साहब तो कब के अल्लाह को प्यारे हो गए थे। हालांकि अनसीन आर्मी ने पूरी तरह से अपने सारे अटैक रोक दिए थे, लेकिन विराज को ऐसा लग रहा था कि ये सब हैदर और उसके पिता शोभराज जिंदल की वजह से हो रहा है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अनसीन आर्मी यानी नताशा जिंदल के दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा था। नताशा ने विराज की स्ट्रेंथ यानी हैदर को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया था और इसी के साथ नताशा अब विराज को फिजिकली या मेंटली नहीं बल्कि फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रही थी और वो अपने सारे प्लान उस लड़के को बता रही थी और साथ ही साथ विराज के बिजनेस को भी बुलंदियों पर पहुंचाने के पूरे सपोर्ट में नजर आ रही थी।
शायद मौका मिलते ही नताशा एक बड़ा धमाका करने की फिराक में थी। समय का पहिया चलता गया और देखते ही देखते 2 महीने और निकल गए। अभी भी विराज के पास 10 महीने का समय था और विराज को पूरा यकीन था कि वो 10 गुना क्या 20 गुना ज्यादा कमाई के साथ जिंदल परिवार की उत्तराधिकारी वाली सीट पर राज करेगा। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो विराज को जिंदल परिवार की उत्तराधिकारी सीट की कोई भूख नहीं थी। उसे तो बस मुंबई शहर का बिजनेस टाइकून बनना था। विराज ने जिंदल परिवार की उस शर्त को सिर्फ इसीलिए स्वीकार किया था जिससे वो शालिनी को एक अच्छा जीवन दे सके और जानवी को शर्त के पैंतरे से बचा सके। विराज उत्तराधिकारी बने या ना बने उससे उसे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ विराज की कजिन नताशा जिंदल विराज के बारे में कुछ और ही सोच रखती थी और उसकी सोच की वजह से ही विराज उसका दुश्मन बन गया था और वो हाथ धोकर विराज के पीछे पड़ी थी। वीकली मीटिंग के दौरान सनी ने विराज के सामने एक और बिजनेस प्रपोजल रखा, द हिल्टन्स कॉफी हाउस। इंडिया में लोग भले ही खाना एक बार खाएंगे लेकिन चाय और कॉफी उन्हें दिन में 4 से 5 बार चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। सभी लोगों को सनी का ये आइडिया पसंद तो आया था, लेकिन इसी के साथ साथ कई सारे डाउट्स भी थे जो सभी के मन में आ रहे थे। एक एक करके सभी ने सवाल पूछना शुरू किया। सनी भाई, लेकिन शर्त को पूरी करने का समय नजदीक आ रहा है, बस 10 महीने ही हैं। क्या इन 10 महीनों में हम इस बिजनेस को सेट कर पाएंगे? विराज की पलटन में से एक लड़के ने सवाल किया। हम इस बिजनेस को शर्त से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्या शर्त पूरी होने के बाद हम बिजनेस नहीं करने वाले हैं? करेंगे ना? तो फिर इस बिजनेस को आगे फ्यूचर के नजरिए से देखा जाए, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। सनी के जवाब को विराज बहुत ही बारीकी से सुन रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सनी का गणित उस बिजनेस के बारे में क्या कहना चाहता है। ठीक है सनी, लेकिन हम इस कॉफी हाउस की शुरुआत कैसे करेंगे? तुम कितने आउटलेट्स का प्लान बनाकर आए हो? वैसे तो प्रखर को भी सनी का ये प्रपोजल बहुत पसंद आया था, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि आउटलेट्स के बारे में सनी ने कितना स्टडी किया है। हम बांद्रा से शुरुआत कर सकते हैं और साउथ बॉम्बे वो एरिया है जहां हमारा बिजनेस तूफान पकड़ सकता है। शुरुआत में हम 10 आउटलेट्स डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि 10 से 20 होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही सनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, 10 आउटलेट्स? यानी हमें 10 जगह स्पेस लेना होगा? मुंबई शहर में जगह लेना आसान नहीं है सनी, और ऊपर से बांद्रा और साउथ बॉम्बे। मुझे तो लगता है कि ये अननेसेसरी खर्चा है। अभी जो बिजनेस चल रहा है हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ 10 महीने की ही तो बात है, उसके बाद हम इस बिजनेस के बारे में सोचेंगे। वैसे जानवी ने बात पते की थी। वैसे ही जानवी को काफी समय से अजीब सा लग रहा था और ऊपर से सनी एक खर्चीला बिजनेस प्रपोजल लेकर आ गया था। जरूरी तो नहीं है कि हम 10 जगह स्पेस खरीदेंगे, हम उस स्पेस को किराए पर भी तो ले सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हमें छोटे कैफेज को निशाना बनाना चाहिए और उन्हें हमारे साथ शामिल कर देना चाहिए। उनकी जगह हमें मिल जाएगी और हमारा ब्रांड उन्हें मिल जाएगा। वो भी खुश और हम भी खुश। इससे कैपिटल भी कम लगेगा और मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। अब यहां देखा जाए तो सनी भी कुछ गलत नहीं कह रहा था। ये भी एक अच्छा आइडिया था, लेकिन अब बॉल सिर्फ और सिर्फ विराज के कोर्ट में थी। डिसीजन मेकर सिर्फ और सिर्फ विराज था। आखिर विराज क्या डिसीजन लेगा? क्या विराज सनी की बात से सहमत होगा और द हिल्टन्स कॉफी हाउस खोलेगा, या फिर विराज जानवी के साथ जाएगा और इस आइडिया पर 10 महीने बाद विचार करेगा? क्या द हिल्टन्स कॉफी हाउस ही विराज के पतन का कारण बनेगा? नताशा जिंदल किस चीज का इंतजार कर रही थी? विराज की गैंग में वो कौन सा इंसान था जो नताशा के साथ मिला हुआ था? अगर विराज का डिसीजन जानना है तो सुनिए कैश ऑन माई माइंड का अगला एपिसोड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।